नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान के भाग 9A यानी पार्ट 9A पर। संविधान में पहले भाग 9A नहीं था, बल्कि संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो 1 जून सन 1993 से प्रभावी हुआ भाग 9A को संविधान में जोड़ा गया। वास्तव में 1993 में संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 और संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9A, जिनमें भाग 9 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई और भाग 9A द्वारा नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई, जिसके लिए संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और जिनके बारे में मैंने पहले रिलीज हुए वीडियो में विस्तार से बताया है। भाग 9A यानी पार्ट 9A में नगर पालिका यानी द म्यूनिसिपैलिटीज के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। भाग 9A में अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक कुल 18 अनुच्छेद सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 43P में परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस दी गई हैं और कहा गया है कि इस भाग यानी भाग 9A में जब तक विशेष रूप से ना कहा गया हो, समिति यानी कमेटी का मतलब अनुच्छेद 243S के अधीन गठित समिति से है। जिला यानी डिस्ट्रिक्ट का मतलब किसी राज्य का जिला है। महानगर क्षेत्र यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब 10 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक या अधिक जिले सम्मिलित हैं और जो 2 या अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे राज्य का राज्यपाल इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में घोषित करे। नगर पालिका क्षेत्र यानी म्यूनिसिपल एरिया का मतलब राज्यपाल द्वारा घोषित किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र है। नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटी का मतलब अनुच्छेद 243Q के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था है। पंचायत का मतलब अनुच्छेद 243B के अधीन गठित कोई पंचायत है। जनसंख्या का मतलब ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में दी गई जनसंख्या है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। अनुच्छेद 243Q नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में प्रावधान करता है। इसका खंड 1 कहता है कि प्रत्येक राज्य में इस भाग के उपबंधों के अनुसार किसी ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में विकसित हो रहा हो, मतलब अगर कोई गांव या कई गांव मिलकर शहर बन रहे हों, के लिए नगर पंचायतें चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाएं का गठन किया जाएगा। इसी तरह किसी छोटे नगरीय क्षेत्र यानी छोटे शहर के लिए नगर पालिका परिषद यानी म्यूनिसिपल काउंसिल का और किसी बहुत बड़े नगरीय क्षेत्र मतलब बहुत बड़े शहरों के लिए नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा। परंतु इस खंड के अधीन कोई नगर पालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगर पालिक सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को जो वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी यानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में घोषित करें। इसका खंड 2 कहता है कि इस अनुच्छेद में आए संक्रमणशील क्षेत्र मतलब ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र में विकसित हो रहा हो, लघुतर नगरीय क्षेत्र मतलब छोटे शहर या बृहत्तर नगरीय क्षेत्र मतलब बहुत बड़े शहर वे होते हैं जिन्हें उस राज्य का राज्यपाल उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता मतलब कितने लोग खेती के अलावा काम करते हैं, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को जो वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए घोषित करे।
मतलब राज्यपाल ही इसकी आधिकारिक घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना के संबंध में बताता है। नगर पालिका में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला है सीधे चुनावों से चुने गए सदस्य और दूसरे हैं नामित या मनोनीत सदस्य। अनुच्छेद 243 आर का खंड 1 कहता है कि खंड 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी नगर पालिका के सभी स्थान मतलब सीटें नगर पालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी सीधे चुनावों द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा जो वार्ड के नाम से जाने जाएंगे, जैसे आपने सुना होगा वार्ड मेंबर। अनुच्छेद 243 आर का खंड 2 कहता है कि किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा, आगे इसके दो उपखंड हैं जिनमें से उपखंड ए कहता है कि नगर पालिका में, इसका पैरा 1 है नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का, पैरा 2 है लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें वह नगर पालिका क्षेत्र पूरी तरह या उसका कुछ भाग शामिल हो। इसका पैरा 3 कहता है राज्यसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, मतलब वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हैं। पैरा 4 कहता है अनुच्छेद 243 एस के खंड 5 के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा, मतलब उनको नामित या मनोनीत कर सकेगा। लेकिन पैरा 1 में निर्दिष्ट व्यक्तियों का मतलब नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति को नगर पालिका के अधिवेशनों में मत यानी वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा सभी सदस्य वोट दे सकते हैं। उपखंड बी कहता है किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा किसी नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति मतलब अध्यक्ष को चुनने के तरीके का प्रावधान कर सकेगा। अनुच्छेद 243 एस वार्ड समितियों आदि के गठन और संरचना के संबंध में प्रावधान करता है और कहता है कि ऐसी नगर पालिका के जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे ज्यादा है प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा जो एक या एक से ज्यादा वार्डों से मिलकर बनेगी। राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र के लिए उस तरीके जिससे किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएंगे प्रावधान कर सकेगा। वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगर पालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा। समिति के अध्यक्ष के लिए प्रावधान है कि जहां कोई वार्ड समिति एक वार्ड से मिलकर बनती है वहां नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य, या जहां कोई वार्ड समिति 2 या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है वहां नगर पालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य जो उस वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा उस वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा। इसी के साथ किसी राज्य विधानमंडल को यह भी अधिकार है कि वह आवश्यकतानुसार वार्ड समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियों का भी गठन कर सके। अनुच्छेद 243 टी नगर पालिका में स्थानों के आरक्षण यानी रिजर्वेशन के संबंध में प्रावधान करता है। इसका खंड 1 कहता है कि प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल्ड कास्ट्स और अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्थान यानी सीटें आरक्षित रहेंगी और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या का अनुपात उस नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या से लगभग वही होगा जो उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ऐसी सीटें किसी नगर पालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से यानी बारी बारी से बदलकर आवंटित की जा सकेंगी। अनुच्छेद 243 टी का खंड 2 कहता है कि खंड 1 के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या के
कम से कम 1/3 सीटें यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। खंड 3 कहता है कि प्रत्येक नगरपालिका में सीधे चुनावों द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या की कम से कम 1/3 सीटें जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी है, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। और ऐसी सीटें किसी नगरपालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जा सकेंगी। अनुच्छेद 243 टी का खंड 4 कहता है कि नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा बनाए। अनुच्छेद 243 टी का खंड 5 कहता है कि खंड 1 और खंड 2 के अधीन सीटों का आरक्षण और खंड 4 के अधीन अध्यक्ष के पदों का आरक्षण जो महिलाओं के लिए आरक्षण से भिन्न है, अनुच्छेद 334 में निर्धारित अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। खंड 6 कहता है कि इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका में सीटों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी। अनुच्छेद 243 यू में नगरपालिकाओं की अवधि आदि के संबंध में प्रावधान है। इसका खंड 1 कहता है कि प्रत्येक नगरपालिका अगर उस समय प्रचलित किसी कानून के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन किसी नगरपालिका का विघटन करने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 243 यू का खंड 2 कहता है कि उस समय प्रचलित किसी कानून के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी नगरपालिका का जो ऐसे संशोधन के ठीक पहले कार्य कर रही है तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड 1 में निर्धारित उसकी अवधि खत्म नहीं हो जाती। अनुच्छेद 243 यू का खंड 3 कहता है कि किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए चुनाव या निर्वाचन यानी इलेक्शन खंड 1 में निर्धारित उसकी अवधि की समाप्ति के पहले लेकिन निर्धारित अवधि से पहले विघटन की स्थिति में उसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति के पहले पूरा किया जाएगा। लेकिन जहां वह बची हुई अवधि जिसके लिए कोई विघटित नगरपालिका बनी रहती है 6 महीने से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए उस नगरपालिका का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। मतलब अगर कोई नगरपालिका अपनी सामान्य 5 साल की निर्धारित अवधि से 6 महीने से कम समय बचे रहने पर विघटित हो जाती है तो इस परिस्थिति में उसका मध्यावधि चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसका सामान्य चुनाव कराया जाएगा। अनुच्छेद 243 यू का खंड 4 कहता है कि किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति के पहले उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका खंड 1 के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती। मतलब अगर कोई नगरपालिका अपने गठन के 2 साल बाद विघटित हो जाती है तो पहले तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव करवाना जरूरी है और इस प्रकार बनी नई नगरपालिका पूरे 5 साल नहीं बल्कि 5 साल की बची हुई अवधि जो विघटन से पहले नगरपालिका का कार्यकाल उसके अनुसार थी के लिए ही बनी रहेगी। अगर मानते हैं कि तुरंत चुनाव करवा लिया जाता है तो फिर नई नगरपालिका लगभग 3 साल ही बनी रहेगी, उससे ज्यादा नहीं। अनुच्छेद 243 वी सदस्यता के लिए अयोग्यताओं यानी डिस्क्वालिफिकेशंस मतलब कोई सदस्य कब सदस्य नहीं रहेगा से संबंधित प्रावधान करता है। इसका खंड 1 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनावों के लिए उस समय प्रचलित किसी कानून द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार अयोग्य कर दिया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि उसकी आयु 25 साल से कम है अगर वह 21 साल का हो चुका है। इसका मतलब है कि नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति आयु को छोड़कर उन्हीं आधारों पर अयोग्य होगा जिन आधारों पर वह राज्य विधानमंडल का सदस्य होने के लिए अयोग्य होता है, या यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा
या उसके अधीन इस प्रकार अयोग्य कर दिया जाता है। अनुच्छेद 243 का खंड 2 कहता है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी नगर पालिका का कोई सदस्य खंड 1 में दी गई किसी अयोग्यता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसे तरीके से जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा निर्धारित करे निर्णय करने के लिए भेजा जाएगा। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के संबंध में प्रावधान करता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, और ऐसे कानून में नगर पालिकाओं को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें निर्धारित की जाएं, जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए और ऐसे कृत्यों का पालन करने और ऐसी स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने के लिए शक्तियां और उत्तरदायित्व देने के लिए प्रावधान किए जा सकेंगे। राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा समितियों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें अपने को दिए गए उत्तरदायित्वों को, जिनके अंतर्गत वे उत्तरदायित्व भी हैं जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं द्वारा कर यानी टैक्स लगाने की शक्ति और उनकी निधियों यानी फंड्स के संबंध में प्रावधान करता है कि किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और शर्तों के अधीन रहते हुए कर यानी टैक्स, शुल्क, पथकर, फीस लगाने, वसूल करने और खर्च करने के लिए किसी नगर पालिका को अधिकार दे सकेगा। राज्य सरकार द्वारा लगाए और वसूल किए जाने वाले ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी नगर पालिका को ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान कर सकेगा। राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा और नगर पालिकाओं द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा जो कानून में निर्धारित किए जाएं। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के संबंध में प्रावधान करता है। संविधान के भाग 9 जो पंचायतों से संबंधित है पर चर्चा करते समय मैंने बताया था कि अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और संसाधनों के वितरण की सिफारिश करेगा। यह आयोग इस बात पर विचार करेगा कि राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को किस प्रकार से वित्तीय सहायता दी जाए और उनके कराधान के अधिकार कैसे हों। राज्यपाल वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 243 कहता है कि अनुच्छेद 243 के अधीन गठित वही वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और संसाधनों के वितरण की सिफारिश करेगा। यह आयोग इस बात पर विचार करेगा कि राज्य सरकार द्वारा नगर पालिकाओं को किस प्रकार से वित्तीय सहायता दी जाए और उनके कराधान के अधिकार कैसे हों। राज्यपाल वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं के लेखाओं यानी अकाउंट्स की संपरीक्षा यानी ऑडिट के संबंध में प्रावधान करता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा नगर पालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा यानी ऑडिट करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल तैयार कराने का
और उन सभी निर्वाचनों यानी इलेक्शंस को कराने का अधिकार अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के संबंध में उल्लिखित राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन को होगा। इस अनुच्छेद में यह भी प्रावधान किया गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। इस तरह जिस प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानमंडलों, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के चुनाव करवाने के लिए संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, उसी तरह राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने के लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद ZB इस भाग के उपबंधों के संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी कर इस भाग के प्रावधानों को संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू किया जाएगा, आवश्यकता अनुसार संशोधनों के साथ। अनुच्छेद ZC इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होने से संबंधित प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद कुछ राज्यों और क्षेत्रों में अपवादों को स्पष्ट करता है। इसमें कहा गया है कि इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। संसद कानून द्वारा भाग 9A के उपबंधों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और रूपांतरणों के अधीन रहते हुए कर सकेगी जो ऐसे कानून में निर्धारित किए जाएं, और ऐसे किसी कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 243 ZD प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के गठन का प्रावधान करता है। समिति का कार्य जिले के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की योजनाओं को समेकित कर एक एकीकृत जिला विकास योजना तैयार करना है, जो विभिन्न स्थानीय निकायों की प्राथमिकताओं पर आधारित होती है। अनुच्छेद ZE महानगर क्षेत्रों में महानगर योजना समिति यानी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के गठन का प्रावधान करता है। महानगर योजना समिति परिवहन, आवास, जल प्रबंधन, पर्यावरण आदि जैसे विषयों को शामिल करते हुए पूरे महानगर क्षेत्र के लिए एक विस्तृत और समन्वित विकास योजना तैयार करती है। अनुच्छेद ZF विद्यमान विधियों यानी कानूनों और नगर पालिकाओं के बने रहने से संबंधित प्रावधान करता है कि संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने से पहले प्रभावी नगर पालिका संबंधी कानून तब तक जारी रहेंगे जब तक राज्य विधानमंडल उन्हें नए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप संशोधित न कर दे। इसका उद्देश्य संक्रमणकालीन व्यवस्था को सहज और व्यवस्थित बनाए रखना है। अनुच्छेद 243 ZG निर्वाचन यानी चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 243 ZA के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्य किसी ऐसी विधि की विधि मान्यता जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। किसी नगर पालिका के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं। इस प्रकार संविधान के भाग 9A से शहरों के शासन में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हुई। आरक्षण प्रावधानों के कारण महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की भागीदारी बढ़ी। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारों से नगर निकायों के चुनाव का ढांचा स्वतंत्र और नियमित बना। वित्त आयोग की व्यवस्था ने नगर पालिकाओं की आर्थिक मजबूती और संसाधनों के सही वितरण की दिशा तय की। इसने शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी और लोकतंत्र में जनता की सीधी भागीदारी को बढ़ावा दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।